गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 20 जून और 20 जून के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। कल से हमारी जो वीडियो होंगी, कल से हमारी 3 वीडियो आएंगी। पहली रहेगी डेली करंट अफेयर्स, दूसरी होगी पॉलिटी और तीसरी होगी मध्य प्रदेश जीके। ये तीनों वीडियो कल से 7, 8 और 9 तीनों मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे अपलोड हो जाया करेंगी, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू 3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं कंटिन्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है? ये खोलने जा रही है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में खोलने जा रही है। ठीक है, ये कब तक प्रारंभ हो जाएगा ब्रिटिश पेट्रोलियम का ग्लोबल बिजनेस सेंटर? ये वर्ष 2021 तक प्रारंभ हो जाएगा, लगभग प्रारंभ हो सकता है ना, इस समय तक। देखिए पुणे में आपकी क्या क्या है भाई? पुणे में रासायनिक प्रयोगशाला है। आप लोगों ने अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे, रिसर्च सेंटर, तो क्या है हमारी पुणे में रासायनिक प्रयोगशाला है। एक और चीज याद रखिएगा यहाँ से, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास पुणे में ही हुआ था। किन किन के बीच होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और ई कुबरिन युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है? ई कुबरिन युद्ध अभ्यास होता है आपका भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IM विजयन का संबंध किस क्षेत्र से है? IM विजयन का संबंध किस खेल से है? हाल ही में इनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। भाई ये खेलते हैं आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ओके, मिस्टेक हो गई इसमें, ध्यान रखिएगा। क्या है IM विजयन? ये फुटबॉल खिलाड़ी है और भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इनका नाम नामित किया है किसके लिए? पद्मश्री पुरस्कारों के लिए। IFF की स्थापना कब हुई थी? भारतीय फुटबॉल महासंघ की इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, और इसके हेड कौन है वर्तमान में? वर्तमान में इसके हेड या अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। क्लियर है फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख लीजिए, पद्मश्री के लिए इनका नाम की सिफारिश की गई है देने के लिए। तो सर्वोच्च सम्मान क्या है भारत का? भारत रत्न है। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण और लास्ट में आता है आपका पद्मश्री। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज़ें। रानी रामपाल जो हैं किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल हॉकी की कप्तान है, इंडिया की वुमेन्स टीम की, है ना। इन्हें भी क्या किया है? हॉकी इंडिया ने नॉमिनेट किया है किसके लिए सिफारिश की है? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। ओके, विनेश फोगाट ये कहाँ से है भाई? ये क्या है? पहलवान है विनेश फोगाट और ये हैं हरियाणा से। इनका नाम भी खेल रत्न के लिए हरियाणा सरकार ने नॉमिनेट किया है। और विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। हिमा दास मैंने कल ही बताया था, असम सरकार ने इनका नाम नॉमिनेट किया है किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। हिमा दास को क्या कहा जाता है? डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखना, ये धाविका है ना। क्या है ये? धाविका या एथलेटिक्स है। ओके, चलिए किस राज्य से हैं? ये असम से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 18 जून को, ऑटिस्टिक प्राइड डे। देखिए ये बात अलग है, यहाँ पर 2 अप्रैल को जो मनाया जाता है आपका ऑटिज्म डे,
ये लोगों को साथ में मतलब सम्मान के साथ, ऑटिस्टिक डे क्या होता है, प्राइड डे मतलब जो ऑटिज्म पीड़ित है वो सम्मान के साथ जी सके। ऑटिज्म क्या होता है, आप लोगों ने अगर एक सीरियल आया था छोटी बच्ची का, क्योंकि ये बच्चों को, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ये 5 साल तक के बच्चों को होती है जिनसे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, और वो बच्चे ना नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, ना वो खेल पाते हैं ना कुछ कर पाते, उनमें एक डर की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और एक खासियत ये होती है इस बीमारी की, इसको पहचान सकते हैं आप कि बच्चा अगर एक काम कर रहा है, अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो वो पेंटिंग ही करता रहता है, अगर वो किसी को घूर रहा है तो घूरता ही रहता है ना। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मतलब लंबे समय तक बच्चा वही काम करता रहता है, तो ये क्या होती है, ऑटिज्म। ठीक है, तो कब मनाते हैं ऑटिज्म डे, बच्चों में पाई जाती है 2 अप्रैल को। और ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाते हैं हम, 18 जून को। यहाँ पर 12 जून को हमने क्या मनाया था, बाल मजदूरी के खिलाफ निषेध दिवस। 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, है ना, ब्लड डोनर डे। और 8 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ओशियन डे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये ऐप नहीं है, मोबाइल वैन लॉन्च की है, वैन है ये, है ना, इसको बोलेंगे आप आई लैब। ठीक है, ये क्या करेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर के जो क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, दुर्गम क्षेत्रों में, वहाँ पर कोविड-19 के साथ साथ और भी दूसरे तरीके की जो बीमारियां हैं उनकी जांच की सुविधा इस मोबाइल वैन में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये चलता फिरता टेस्टिंग आपका पैथोलॉजी है, जो सारे तरीके के कोविड-19 के साथ साथ सभी टेस्ट करेगा। ठीक है, तो किसने दिए भाई इसे हरी झंडी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने। अभी मैंने आपको बताया था भी WHO के कार्यकारी जो समूह है उसमें नियुक्त किया गया था, किनको, हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, नितिन गडकरी ये कौन है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण ये हमारी वित्त मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे आपके पंचायत राज्य मंत्री। ओके, पंचायत मंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बुंडेसलीगा खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीत लिया है, ये जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने। नाम से ही समझ में आ रहा है म्यूनिख कहाँ का है, जर्मनी का, है ना। ये किसने जीत लिया है, बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया है। और हराया किसे है भाई, तो इसने हराया है बोरियस डॉर्टमुंड को। ये क्या है, फुटबॉल क्लब होते हैं। ओके, बायर्न म्यूनिख क्या है, एक फुटबॉल क्लब है। इन्होंने जीत लिया है बुंडेसलीगा। लगातार ये खिताब इन्होंने 8वीं बार जीता है, और अगर टोटल बात की जाए तो ये 30 बार इस खिताब को जीत चुके हैं, बुंडेसलीगा खिताब को। ओके, क्लियर है, आप लोगों को पता होगा। जर्मनी की चांसलर कौन है, ये हैं एंजेला मार्केल, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में नंबर 1 स्थान पर रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को 5,714 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। लोन दिया जाएगा भाई, है ना। कितने घोषणा की, किस क्षेत्र के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए दी गई है ना। किसने दी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 5,714 करोड़ रुपए। ये AIIB बैंक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म आए तो आप ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना में है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, आईआईबी में जो बैंक है इसमें टोटल बैंक हैं, टोटल मेंबर है 102। और भारत इसका मेंबर कब बना था, 2016 में। ये भारत की भी इसमें हिस्सेदारी है, चाइना की भी और जापान की। ये टॉप कंट्रीज हैं, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर जापान और तीसरे में भारत, जिन्होंने इस बैंक को बनाने में अपनी हिस्सेदारी दी है। ये मुख्य रूप से एशियाई क्षेत्र के जो देश हैं उन्हीं को लोन देता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्थायी अस्पताल कहाँ बनाया गया है, तो ठीक है, ये है आपका दिल्ली में। इसे अस्पताल भी नहीं कहेंगे, इसे आइसोलेशन सेंटर बोल सकते हो आप, जो मतलब अस्थायी तौर से बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है भाई, दिल्ली के राधा स्वामी
जो संस्थान है उसके आध्यात्मिक केंद्र में बनाया गया है। राधा स्वामी संस्थान के आध्यात्मिक केंद्र में बनाया। कितने हजार बेड बनाए गए हैं? न्यूज़ में सुना होगा आप लोगों ने, 10,000 बेड का ये सेंटर बनाया गया है। ये इतना बड़ा सेंटर है कि 22 फुटबॉल के जो मैदान होते हैं उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल है। ओके, इतना बड़ा क्षेत्रफल का ये सेंटर है और यहाँ पर 10,000 बेड के लिए अस्थायी आइसोलेशन सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट तो कौन जारी करता है इसको? एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है, ADB। देखिए, आप लोगों को सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चन बनाकर बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही मिलेंगे। इवन IAS में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। आप लोग अभी ध्यान से पढ़िएगा। अभी क्या है, जो रिपोर्ट्स हैं आने का दौर शुरू हुआ है ना, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट और इंडेक्स, ये सभी का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको जितनी भी रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, WEF द्वारा जो जारी कर रहा है, वो सारी रिपोर्ट्स और सारे सूचकांक आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कितने % रहने का बताया भाई? कितने % की गिरावट आएगी हमारी अर्थव्यवस्था में? ये आएगी 4% की गिरावट। याद रखिएगा, अभी सभी जो बैंकिंग क्षेत्र के जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक वाले, वो सभी इसी तरीके की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसने बोला है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 की वजह से कितने % की गिरावट होगी? 4% की गिरावट होगी। इसी रिपोर्ट में चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है कि 1.8% की सकारात्मक वृद्धि होगी चाइना की अर्थव्यवस्था में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो टेलीग्राम पर अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर लगभग अभी 100 लोग ऐड हैं और आप भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन संत आचार्य महाव्रत हाल ही में चर्चा में रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि मोदी जी ने इनको क्या किया था, जन्म शताब्दी वर्ष पर इनको विश किया था, है ना, इनको याद किया था। मतलब विश कहाँ से करेंगे, तो पहले ही चले गए हैं, तो इनको याद किया था। तो इनके बारे में क्यों रहे ये चर्चा में भाई? चर्चा का कारण है ये दोनों। पहली चीज, जन्म शताब्दी वर्ष था इनका 1920 में जन्म हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में 1920 में जन्म हुआ था और ये 2020 चल रहा है, तो इनको 100 वर्ष हो गए हैं इनके जन्म शताब्दी को। ठीक है, इनकी बुक का नाम है द फैमिली एंड द नेशन। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, क्योंकि ये बुक इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर लिखी थी, जो हमारे क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रपति और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन्होंने कलाम जी, स्वर्गीय कलाम जी के साथ ये बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर एक परिवार मजबूत होगा, है ना, तो एक नेशन और एक देश भी अपने आप मजबूत होगा। ये इस बुक की अवधारणा है, सारांश है, जो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि इसमें क्या दिया गया था। तो आपको दोनों चीज़ यहाँ से याद करके चलना है ना। ये बुक किसके साथ लिखी? कलाम जी के साथ मिलकर लिखी थी इन्होंने। और क्यों अभी ये फेमस रहे? क्योंकि इनके जन्म शताब्दी वर्ष 100 ईयर्स हो गए हैं और मोदी जी ने इनको विश किया था, इसलिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UNHRC द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है? इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कमीशन। ठीक है, आयोग बोल सकते हैं आप।
तो इसने अभी कौन सी रिपोर्ट जारी की है? इन्होंने जारी की है अभी आपकी इन्होंने जारी किया है अभी आपका ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि भाई 2019 में, वर्ष 2019 में लोगों का विस्थापन जबरदस्ती हुआ है ना। किस वजह से? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, हिंसा, युद्ध, सामाजिक परिस्थितियां, इन वजहों की वजह से पूरे विश्व में लगभग 79.5 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। मतलब उनके जो वो जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें जबरन विस्थापित किया गया है ना। वो दूसरे स्थान पर उन्हें जाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, तो ये किसमें आई? ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में। याद रखिएगा, कौन जारी करता है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट? UNHRC जारी करता है। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये जारी करता है आपका IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। ठीक है, ये जारी करता है। स्विट्जरलैंड में है ये इंस्टीट्यूट, स्वतंत्र है, प्राइवेट है। और ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट UNHRC की होती है। विश्व निवेश रिपोर्ट मैंने आपको परसों ही ये बताया था, अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब शुरू करते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में कालरा एंड द सन उपन्यास किसका है? ये हमने कल ही पढ़ा था, काजू इशिगुरो का है। इन्हें 2017 में नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज मिल चुका है। कर्नाटक राज्य ने 18 जून को किस रूप में मनाया? मास्क दिवस के रूप में मनाया है। 75वां जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होगी, है ना, सत्र होगा ये, इसके अध्यक्ष कौन है? वोल्कान वोजगिर। कहाँ के हैं ये? टर्की के हैं। ओके, चलिए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। क्या होती है गैस्ट्रोनॉमी? पकवान कला को के जो क्षेत्र में नई नई डिश बनाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का 2016 में सदस्य बना था, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत कब बना? 2016 में सदस्य बना था। AIIB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? AIIB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? ये हैं जिन लिक्विन। जिन लिक्विन ये चाइना के ही हैं, याद रखिएगा। AIIB में चाइना की हिस्सेदारी लगभग 50% है, और इसलिए अध्यक्ष भी कौन होगा? कोई चाइनीज नागरिक ही इसका अध्यक्ष बनेगा। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। नेशनल रिलीफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगिल को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाला है, इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी खेल संघ, सभी खेल अकादमियां अपने अपने बेस्ट खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर रही हैं। ओके, तो बस आप ध्यान रखते जाइए, रोज का पढ़िए कि किसने किसको नॉमिनेट किया है, और फाइनली हमें याद रखना होगा किसे ये पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है? तो इसलिए ज़्यादा घबराएं नहीं कि रोज नई न्यूज़ आती है कि भाई इसने इसको नॉमिनेट किया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान हो जाएगा कि भाई कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्लोवानिया। मैंने कल स्लोवानिया की आपको एक और न्यूज़ बताई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे उच्च तकनीकी, सबसे अधिक अनुसंधान, सबसे अधिक लीडिंग देश कौन सा है? स्लोवानिया ही है। और भारत किस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया है? जी जर्नल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ओके, चलिए। न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने को कोरोना वायरस फ्री देश घोषित किया है। पहला स्लोवानिया, दूसरा न्यूजीलैंड। यूरोप की बात आएगी तो स्लोवानिया। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी?
कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, है ना, याद रखिएगा ये। वर्चुअल मीटिंग का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, कोविड-19 में सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है। वर्ल्ड ट्यूना डे, भाई ये ट्यूना क्या है? एक मछली है ना। ट्यूना डे बहुत ही खूबसूरत मछली है। कब मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। इसके प्रति जागरूकता के लिए और इसके संरक्षण के लिए ये डे मनाया जाता है। बारे आंगनबाड़ी योजना गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पौष्टिक भोजन कहाँ पहुँचाया जाएगा? लोगों के घर घर तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लोग आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं जा पा रहे हैं गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ये योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके अब सेवाएं देंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के लिए सिडबी कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सिडबी सरकार द्वारा ये योजनाएं बनाई जाती है। नाबार्ड, सिडबी, ये क्या बनाए जाते हैं? जनरली नोडल एजेंसी बनाते हैं कृषि क्षेत्र और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो सिडबी बनाया गया है स्वनिधि योजना की नोडल एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? 1986-87 आधार वर्ष है। ओके। खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। खनन क्षेत्र से संबंधित है सत्यभामा पोर्टल और अनुसंधान और विकास के को बढ़ावा देने के लिए